नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जंग में बदला रंग। हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन के जंग से कमोडिटी का रंग बदल रहा है, आगे कमोडिटी मार्केट पर क्या होगा असर और इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या हो सकती है, कहां कमाई के मौके मिल सकते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज बात करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के कुछ दिग्गज मेहमान हैं। दोराब मिस्त्री साहब हैं, डायरेक्टर हैं गोदरेज इंटरनेशनल के। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी हैं। ऑगमोट गोल्ड की रेनिशा चेनानी जी, एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती और केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया है। आप सभी मेहमानों को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं रेनिशा जी। लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा, मौजूदा माहौल में गोल्ड का रंग बदल चुका है। लंबी सुस्ती के बाद जब रूस और यूक्रेन संकट जब शुरू हुआ, उसके बाद से सोने चांदी की चमक लौट आई है। अब यहां से आप क्या सलाह देंगी? क्या लग रहा है, किस तरह के रिटर्न अब इस तेजी के बाद अब आपको और कितनी तेजी यहां से और दिख रही है? क्या एंट्री का मौका है? और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से गोल्ड के इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? होली की शुभकामनाएं आप सभी को। गोल्ड के बारे में कहूँ तो जो ये मार्च महीना है, एक टग ऑफ वॉर रहा है, जहां पर फर्स्ट वीक जो था हमने देखा कि काफी अच्छी रैली आई गोल्ड एंड सिल्वर में। एंड जो ये सेकंड वीक है जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जो टग ऑफ वॉर है, एक तरफ है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से हमने देखा कि सेफ हेवन बाइंग आई, प्राइसेस बढ़ी। एंड जो दूसरी तरफ जो प्राइसेस को डाउन टर्न लेके जा रही है वो है इंटरेस्ट रेट राइज जो यूएस का आज से स्टार्ट हुआ। एंड उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 6 जो मीटिंग्स हैं कंसेक्यूटिवली उसमें वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे हर बार 25 बेसिस पॉइंट्स। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2% का इंटरेस्ट रेट रहेगा यूएस से। सो जो ये टग ऑफ वॉर है, इसमें गोल्ड में हमने देखा कि दोनों चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, अपसाइड डाउनसाइड दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज डिस्काउंट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है इस साल स्टैगफ्लेशन के थ्रू पास होगी, जहाँ पे आगे जाके एक स्टेगनेंट ग्रोथ रहेगा। इन्फ्लेशन तो हमें पता ही है कि बढ़ने वाला है 2022 में। सो इसके कारण मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना चाहिए। जो भी डिप्स मिले वहां पे बाइंग करनी चाहिए। जैसे गोल्ड में मुझे लगता है 55,000 तक के जो लेवल्स है वो टच हो सकते हैं। सो एनी डिप टुवर्ड्स 50,000 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये व्यू है रेनिशा जी का। अब केडिया जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा कि हर डार्क क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है और इस वॉर से कई कमोडिटीज़ के फंडामेंटल्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। सबसे पहले आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या है? नमस्कार और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो कभी भी ये अनसर्टेनिटी के साथ ही रहता है और आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 100 साल में देखेंगे, जब भी युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है या इन्फ्लेशन बनता है, तो इन्फ्लेशन का जो साथी होता है वो गोल्ड ही होता है। नो डाउट पिछले 4 दिन में हमने जबरदस्त गिरावट देखी है, बट इसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेके चली है, क्योंकि जब भी युद्ध जैसा माहौल बनता है तो फ्यूचर्स पे हम देखते हैं एक प्रीमियम मार्केट में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वार प्रीमियम, मतलब अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कहीं ना कहीं जब युद्ध कंप्लीट हो जाता है तो एक डिस्काउंटिंग आ जाता है। एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं फेड का हम पिछले 6 महीने से सुन रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और सोने में गिरावट आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और सोने में गिरावट आएगी। पिछले 15 दिन में ऐसा हो गया था कि आधे % से तो ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या मिनिमम आधा % बढ़ेगा। बट कल जैसे ही 0.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक की न्यूज आई, एक्चुअली तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होना चाहिए था, बट उसके विपरीत हमने देखा कि आज इस वक्त भी डोमेस्टिक मार्केट पे 1% की तेजी के साथ सोना ट्रेड कर रहा है। तो मतलब जो बड़ा एक न्यूज था वो मार्केट डिस्काउंट कर गया है। जस्ट मैं अभी एक डेटा देख ही रहा था कि 1980 के आसपास के पीरियड में देखें हम, तब जब 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में पहुंच गया था, वो टाइम पे भी सोना करीबन $100 से लेकर $640 तक का जंप दिखाया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन कंसर्न भी रहता है, जो सोने को भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगला जो 6 से 8 महीने की बात करें, सोने में जबरदस्त तेजी रहनी है, क्योंकि ये सिग्नल दे चुका था 6 महीने पहले भी, जब हम इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी, जब भी 1680 का लेवल ब्रीच नहीं किया था। तो आई थिंक 1920 काफी अच्छा लेवल है, यहाँ से उठ चुका है मार्केट। इमीडिएट में तो मुझे लगता है कि वापस प्राइजेस 2140-50 का लेवल है, बट अगर हम 6-8 महीने की बात करें तो ये 2200-2250 का लेवल दिखा सकते हैं, क्योंकि युद्ध के जो परिणाम होंगे उसके बाद जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं सब पे पॉजिटिव जो इंपैक्ट आएगा वो गोल्ड पे आएगा। तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट में रुपया फैक्टर
भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां हम देखते हैं कि रुपए में आने वाले टाइम पे अगले 3 से 6 महीने में करीबन 79-50 का भी लेवल या नियर टू 80 भी आ जाता है, तो सोना आराम से 60,000 से 62,000 का जो रेंज है वो ईयर एंड तक दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोने पे बैठ करके अभी भी चलना चाहिए, क्योंकि इतिहास यही बताता है कि सोने में जब भी रैली आती है मिनिमम 3 से 4 साल की तेजी चलती है, और रिसेंटली अभी हमने जो तेजी देखी है वो हार्डली 2 साल की ही हुई है। तो ओवरऑल गोल्ड पे बैठ करके चलना चाहिए। जी की उम्मीद रेनिशा जी को भी और केडिया जी को है। अब वंदना जी, सबसे पहले आपको होली की बधाई, और आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस कमोडिटी में आपको यहाँ से ज़्यादा हरा रंग दिख रहा है? विश्वमन जी, आपको, पूरी टीम को और दर्शकों को यहाँ पे होली की शुभकामनाएं। 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैं कंसिडर करना चाह रही हूँ। इन्फ्लेशन 8% है, और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक भी होता है तो 2% तक होगा, तो जो रियल रिटर्न है वो -6% है यहाँ पे। जब तक ये सिनेरियो रहेगा तो गोल्ड में एक बाइंग बनी रहेगी। दूसरी चीज है विश्वमोहन जी, ये जो वॉर फैक्टर है, इसके बाद हम लोगों ने देखा एक शार्प राइज आया, शार्प फॉल आया, सारी कमोडिटीज में मोरओवर एक ही स्टोरी थी। लेकिन अब यहाँ से जो नेक्स्ट होगा वो होगा कि जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन आएगा। जब भी जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन आएगा, इक्विटी में एक पॉज आएगा रिस्क के एसेट में, और यहाँ से हम देखेंगे कि गोल्ड के लिए एक जो बेस है ये काफी बढ़िया बना रहेगा। रूपी में मुझे थोड़ा डिप्रिशिएशन लग रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रिगर्स हैं ये यहाँ पे पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। तो यस, गोल्ड में मैं यहाँ पे रहना चाहूंगी बाइंग साइड में ही विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि 50,000 काफी बढ़िया रेंज है। ऊपर की साइड में 58,000 2022 के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे विश्वमोहन जी, एक कमोडिटी सिल्वर है जिसमें मुझे लग रहा है कि स्पार्क ज्यादा है इसमें, और 2012 के बाद हम लोगों ने इनफैक्ट देखा है कि पहली बार फिजिकल डिमांड बढ़ रही है। इस कमोडिटी में मैं ज्यादा बुलिश, और मुझे लग रहा है कि $28 से ऊपर अगर ये स्टे करती है ये कमोडिटी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जो है कंटिन्यू रहेगी, और 2022 में हो सकता है कि एक बार हम 76-78,000 के लेवल्स पे आता हुआ देखें। तो 2 कमोडिटी में मुझे उम्मीद है। और तीसरा यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी विश्वमोहन जी, क्रूड में भले ही अभी एक शार्प फॉल आया है, जो वॉर प्रीमियम है $25 से $30 का, वो यहाँ पे जाता हुआ वाइप आउट हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि $10 तक का और फॉल आ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखिए डिमांड साइड जो है ये हायर साइड रहेगा, और अवेलेबिलिटी है भी, फिर भी यहाँ पे जो शिपिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, फ्रेट चार्जेस ज्यादा हैं, और शिपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है, और बहुत सारे ट्रेड इक्वेशंस यहाँ पे 2022 में चेंज होने वाले हैं। तो एक नीज अप रिएक्शन मार्केट में रहेगा। 69.75 मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी एक यहाँ पे बेस बना सकती है। उससे नीचे जाए तो ही यहाँ पे डाउन साइड है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि 69.75 के लेवल पे एक बार क्रूड को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 7500 से 7600 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए थोड़ा सा हम नीचे का लेके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 6700 से 6650 का एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रूड में ये जो आया है डाउन साइड आया है, लेकिन ओवरऑल 2022 के लिए क्रूड एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। ओके, तो ये भी हुए गोल्ड और गोल्ड सिल्वर और क्रूड को लेकर। चलिए, हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी भी हैं, इब्जा के प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं पूरी ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। होली आपकी रंगमय होए, और बहुत जल्दी हम अपने असली रंग में बहुत जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत होली की बधाई। और अब आपसे अगला सवाल कोठारी जी यही होगा कि गोल्ड का प्राइस आउटलुक क्या है आपका यहाँ से? वॉर प्रीमियम $100-150 है, अगर उसको आप निकाल देते हो तो कम से कम $20-25 का एक करेक्शन आ सकता है। और नो डाउट कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट जो होती है गोल्ड के ऊपर वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। अगर आपने देखा होगा 10 ईयर यील्ड जो है वो 2% के ऊपर चला गया है, तो इससे इफेक्ट गोल्ड प्राइस पे आती है। अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी अगर विंडो होती है तो लोग गोल्ड से पैसा मूव करके दूसरे बॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। और इक्विटी भी आज की डेट में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, बट धीरे धीरे वो भी एक स्मूथली लाइन हो जाएगा। तो जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है तो गोल्ड पे इफेक्ट आएगा। कोई नेगेटिव जियोपॉलिटिकल टेंशन है या कोई नेगेटिव है या इन्फ्लेशन फियर है यूएस का, तो गोल्ड फिर वापस बुलिश हो जाएगा। ओके, यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्हें लग रहा है कि अभी भी गोल्ड में तेजी है। लेकिन कोठारी जी, एक और सवाल आपसे ये होगा कि डिजिटल गोल्ड तेजी से लोग निवेश कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या डिजिटल गोल्ड के जरिए यंगस्टर्स अगर जो लेना चाह रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे आप कि कैसे जाना चाहिए, और ये विकल्प निवेश का कितना सही है?
देखिए काफ़ी प्रोडक्ट है, जैसे डिजिटल गोल्ड ऑगमाउंट के भी है और दूसरे भी एक दो और प्रोडक्ट है जो डिजिटल गोल्ड करते हैं, जिसमें आप 1 रुपये से लेके कितना भी रुपए के तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस डिजिटल गोल्ड के माध्यम से क्या होता है कि आप जो भी प्राइस देते हैं उसका डिवाइडेड बाय जो मार्केट प्राइस रहता है, जो इंटरनेशनल लिंक प्राइस रहता है, उससे आपके सीधे अकाउंट के अंदर उतना नंबर ऑफ यूनिट आपके जमा हो जाएगा और 1 ग्राम जैसे आपका पूरा यूनिट हो जाता है तब आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। आपका जो गोल्ड रहेगा वो पूरा सेफ रहता है, लॉजिस्टिक के साथ में रहता है और उसके लिए आपको इसमें कौन ब्रांड है, कैसी है, उसकी आप थोड़ी जानकारी करके ट्रेड करना चाहिए कि मेरा माल कहाँ पे सुरक्षित है। मुझे आज 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में जो मैं क्यूमुलेटिव करते रहता हूँ और उसमें जितने भी मेरा 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम माल मुझे मिले, उसका आप एक खाली ये रहना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी से ट्रेड कर रहे हो, कितनी जूनी कंपनी है, कौन कौन है उसके अंदर। इतना ईजी प्रोडक्ट है कि आप ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर आप उसका ट्रेड कर सकते हैं और आपके बैंक से आपका ट्रेड जाएगा और आपको ई इनवॉइस इमीडिएटली आपको उसी टाइम पे आपको ई इनवॉइस मिल जाएगा। ओके, तो ये डिजिटल गोल्ड के जो फायदे हैं ये कोठारी जी बता रहे थे। चलिए अब रेनिशा जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा कि आपने बताया कि गोल्ड में यहाँ से तेजी दिख रही है, तो अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर किसी को लेना है यहाँ से, तो किस तरह के टारगेट की उम्मीद रखे, क्या स्टॉप लॉस लगाए, गोल्ड को कैसे खरीदे या कोई और विकल्प खरीदे अगर उन्हें वायदा में नहीं लेना है तो? जी विश्वा जी, मैं कहूंगी कि होली का जो ये 1 हफ्ते पहले का पीरियड होता है, जिसे होलास्ट का समय कहते हैं, जहाँ पे कोई भी बड़ी चीज नहीं खरीदी जाती, इनऑस्पिशियस पीरियड होता है। बट जो कल से जो पीरियड स्टार्ट होगा धुलेटी का, यहाँ से ये बहुत ही ऑस्पिशियस पीरियड है जहाँ पे आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। काफी विकल्प होते हैं। गोल्ड में मैं कहूंगी हमेशा आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट की जो कंडीशंस है वहां पे एक एसेट क्लास में आप रहेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और अगर गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, अराउंड 15 to 20% गोल्ड सिल्वर में डला हुआ है, तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं हमेशा। ऑलमोस्ट 10 to 12% जितना CAGR रिटर्न्स मिला है अगर कोई भी पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्टेड है तो। सो आई वुड से कई ऑप्शंस हैं, आप किसी भी तरह डिजिटल गोल्ड में जा सकते हैं, गोल्ड SIP ले सकते हैं, कई विकल्प हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं गोल्ड। और जो टारगेट्स आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि 50,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन होंगी, तो एनी डिप टुवर्ड्स 50,000 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड में मुझे 55,000 टू अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो 60,000 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। सो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, इस होली में बाय कीजिए गोल्ड अगर आपने नहीं किया हुआ है थ्रू एनी डिजिटल मीन्स। रेनिशा जी, चांदी को लेकर क्या सलाह देंगी? चांदी में किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? सिल्वर में भी काफी अच्छी डिमांड है फ्रॉम सोलर साइड एंड इलेक्ट्रिक पैनल्स के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। सो मुझे लगता है ओवरऑल हेज फंड्स भी काफी अच्छा पोजीशन पर है, 2 ईयर हाई पर है उनकी पोजीशंस। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल सिल्वर में भी डिमांड काफी अच्छी है। डाउन साइड में 65,000 तक की लेवल्स मिलती है तो बाइंग करना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है 61,000 का रखना चाहिए। अपसाइड में मुझे 75,000 टू 80,000 तक के लेवल सिल्वर में भी कुछ ही महीनों में आते हुए लग रहे हैं। केडिया जी, सिल्वर पर आपकी राय? देखिए विजय जी, अगर चांदी देखें तो हम सोने के मुकाबले चांदी ने ज्यादा रिटर्न अभी तक नहीं दिया है, बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहे हैं वो मुझे लगता है कि चांदी को एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मिंग दे सकता है। इनफैक्ट अगर मैं अभी डेटा देखूं तो पिछले होली से अभी तक अगर हम बात करें तो सोने ने 17.5% का गेन दिखाया है, जबकि चांदी ने मात्र 4.5 से 5% का गेन दिखाया है। टेक्निकली मुझे लगता है एक बार 27 या 28 डॉलर का लेवल ब्रीच हो जाता है तो एक बड़ा शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट होता है जो 32 से 34 डॉलर तक का लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि इमीडिएट अगर हम महीने 2 महीने की बात करें तो करंट लेवल से लिया जा सकता है जो 74,000 का लेवल दिखाएगा, बिकॉज पिछले 2-3 बार हमने देखा कि 74-75 पे जाके अटक जाता है। बट ओवरऑल अगर ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 85 से 90,000 का लेवल तो बैर मिनिमम चांदी दिखा सकती है। फंडामेंटल भी मजबूत है और टेक्निकल एक ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं 28 डॉलर के ऊपर, जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चांदी पे दिखाएगा। तो चांदी बिल्कुल 74,000 अगले 1.5-2 महीने के लिए और 85 से 90,000 ईयर एंड तक के लिए लेके चलनी चाहिए।
यानी चांदी अच्छी तेजी के साथ आप यहाँ पर अच्छे लक्ष्य के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। रेनिशा जी का भी मानना है कि 75,000 तक चांदी मीडियम टर्म में जा सकती है और केडिया जी का 74,000 का मीडियम टर्म का टारगेट है। हालांकि बड़े टारगेट इनके लंबी अवधि के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते, वो भी काफ़ी एक्टिव है। वंदना जी, बेस मेटल्स सबसे ज़्यादा असर दिखा वॉर के दौरान, अब क्या लग रहा है यहाँ से क्या होने वाला है? अगर किसी का 2 से 3 महीने का व्यू है तो किस तरफ जाएगा? कोई एक ट्रेड अगर आपको चुनना हो तो किसके साथ जाएंगे? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस काफी यहाँ पे नॉर्मलाइज हुए हैं और वॉर प्रीमियम यहाँ से भी हटा है। एक कमोडिटी है जो काफी हायर साइड इसने देखा है, वो जिंक है। मुझे लग रहा है कि जिंक में यहाँ पे जो स्टॉक पोजीशंस है वो यहाँ पे कम है, डिमांड यहाँ पे काफी बढ़िया है। और बेस मेटल्स में विश्वमोहन जी ETF बाइंग भी काफी बढ़िया हुई है 21 से लेके 22 तक। इस कमोडिटी में थोड़ा सा करेक्शन आता है, मैं दोबारा बाइंग के साइड में ही रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 310 पे भी खरीदारी करना चाहिए और ये शॉर्ट टर्म टारगेट में देना चाह रही हूँ 320 का। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इजीली यहाँ पे 320 से 25 आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा, करीब 300 रुपए का थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। और मिड टर्म अगर बात मैं करूँ तो मुझे लग रहा है कि जिंक ऐसी कमोडिटी है जिसमें डिमांड इतना हायर साइड है, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 325 तक का भी टारगेट लेके हम चल सकते हैं। तो जो बेस मेटल्स है इसमें जिंक के अलावा मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट एल्यूमिनियम में भी लोअर साइड से जो बाइंग है वो इमर्ज हो सकती है फिर से। केडिया जी, होली टू होली रिटर्न मैंने आपसे ही मंगवाया था और आपने चांदी को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया कि गोल्ड में जिस तरह के रिटर्न पिछले 1 साल में दिखे हैं वो चांदी लैगर्ड रही है। और मेटल में भी मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर लेड लैगर्ड है। लेड का रिटर्न बाकी मेटल के मुकाबले काफ़ी कम है, सिर्फ 1 साल में 11%। ऐसे में आपको लग रहा है कि लेड में बेहतर मौका है, ये अभी चला नहीं है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद जो बेस मेटल में तेजी आई है that was not because of demand has improved। हमने देखा सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से ये ज्यादा रैली की है, बट नो डाउट इकोनॉमी को पटरी पे लाना है। और साथ में चाइना भी जिन से रिसेंटली 2 दिन पहले अपडेट भी आया कि 200 बिलियन युआन के आसपास का इन्फ्यूजन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड को भी इंप्रूव करेगा। बट ये ऊंचे भाव पे डिमांड आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक बाकी मेटल में जैसे कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम, निकल तो ऑलरेडी काफी बड़ा रैली कर चुका है, इनमें तेजी रहेगी। लेकिन लेड अभी तक काफी अंडरटोन रहा। सितंबर से अगर हम देखें तो प्राइजेस मोटा मोटी 180 से 190 के बीच में ही ट्रेड किया है। और जिस ढंग से लेड का यूसेज भी अभी हमें लगता है कि पेंट इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज में भी जो जनरली बढ़ता है, यहाँ पे काफी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आई थिंक अगर लेड में बाइंग किया जाए तो इमीडिएट में तो टारगेट 192 का है, अगर वो ब्रिज हो जाए तो 200 का लेवल भी अगले 1.5-2 महीने का भी व्यू लेके चले तो लेड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है अभी तक। और इसमें अच्छा खासा बाउंस है क्योंकि अब इसमें इन्वेंट्री लेवल्स भी थोड़े बहुत कंसर्निंग लेवल्स पे पहुंचना चालू हो चुके हैं। तो पूरे बेस मेटल के अंदर लेड पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, यानी लेड एक बढ़िया कमोडिटी इनको लग रहा है बेस मेटल्स में, और जिंक वंदना जी की तरफ से सलाह दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोराम मिस्त्री साहब से, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर है। सर, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ईटी नाउ कभी कभी देख लेता हूं और इकोनॉमिक टाइम्स तो मैं रोज पढ़ता हूं। और मेरी शुभकामनाएं और होली मुबारक आप सबको। चलिए, शुक्रिया सर ये फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन सर, रूस और यूक्रेन में जिस तरह से संकट अभी गहराता जा रहा है, उस तरह से सीज फायर को लेकर हालांकि लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अब ब्लैक सी के जरिए जिस तरह से शिपमेंट बंद हो गए हैं, इंश्योरेंस की दिक्कतें हैं, कार्गो की दिक्कतें हैं, इन तमाम मुश्किलों के बीच में जो सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट बंद है लगभग या काफ़ी कम हो गया है, उसका असर दूसरे खाने के तेल को हो रहा है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि इन भाव पे अब डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगी और भाव धीरे धीरे नीचे आएंगे? दोराब सर। खुश बात यह है कि मार्केट के दाम पीक हो चुके। ये सारी जो समस्याएं आपने बताई, यूक्रेन का मामला, दुनिया में शॉर्टेज का मामला, ये सारी समस्याएं अब मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है और अब पीक हो चुकी है और यहां से कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत हो गई। आपने देखा होगा कि आज पाम में अगर आप बोल रहे हैं कि राहत की उम्मीद होने वाली है, तो कितनी गिरावट की उम्मीद आप यहां से दोराब सर कर रहे हैं? दोराब सर, मेरा अनुमान है कि पैक्ड बॉटल
लीटर के हिसाब से जो आज करीब 200 रुपया हो गई, 180 रुपया हो गई, वो 150 रुपया हो जाएगी तमाम तेलों के लिए। दुराब सर, एक और सवाल मस्टर्ड को लेकर, जिस तरह के अराइवल पीक पर पहुंच रहे हैं, हालांकि अब वहां पर बाकी तेल के मुकाबले भाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़े हैं, पिछले कुछ महीने से अब यहाँ पर नरमी भी आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मस्टर्ड के भाव बाकी तेलों के मुकाबले कुछ नरम होंगे यहाँ से? बिल्कुल, मुझे यकीन है कि सरसों तेल सबसे चीपेस्ट ऑयल इंडिया में थोड़े समय के लिए रहेगा। यानी कि अप्रैल महीने, शायद मई महीने में सरसों का तेल बहुत ही अट्रैक्टिव इंडियन कंज्यूमर के लिए होगा। और मेरा सुझाव है कि इंडियन कंज्यूमर को उस टाइम सरसों का तेल ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्पादन बहुत बड़ी है, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा और ये अवश्य जरूरी है कि हम डिमांड क्रिएट करें और हमारे सरसों के किसानों को एक तरह का फायदा दे दें। और दोनों का फायदा है, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी इसमें। ओके, यानी आने वाले दिनों में आपको खाने के तेल की कीमतों में गिरावट दिख सकती है। हालांकि धीरे धीरे गिरावट आएगी और दोराब सर का मानना है कि जून जुलाई तक गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। चलिए, अब एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो केडिया जी, एग्री मार्केट में ग्वार सीड, ग्वार गम काफ़ी लंबी रैली पिछले एक साल में हम देख चुके हैं। अब क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि पहले हमने जैसे व्यू रखा था कि गवार सीड, गवार गम में तेजी नहीं रहेगी, उसका कारण था यूएस का क्रूड प्रोडक्शन, जो पिछले 6 महीने में बिल्कुल नहीं बढ़ा था। मर्जी ढंग से अभी यूएस ने कहा है कि रशिया से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, काफी नेग्लिजिबल है, बट फिर भी जो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो खुद की प्रोडक्शन है यूएस बढ़ाने में चालू करता है, तो उसका सीधा सीधा सपोर्ट गवार पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। नो कुछ टेंशंस भी है यूएस और इंडिया के रिलेशंस को लेकर, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ जैसे जैसे रिस्क बढ़ेंगे गवार को सपोर्ट मिलेगा। साथ में अगर गवार की सोइंग के समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अदर क्रॉप्स है इनके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आई थिंक फार्मर की शिफ्टिंग भी इस बार गवार के एवज दूसरी कमोडिटी में पड़ते हुए दिखाई देगी, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि गवार सीड करंट लेवल से भी लिया जाए। इमीडिएट टारगेट तो 7,000 का है, बट ये अगले 2.5-3 महीने की अगर बात करें तो प्राइसेस 8,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं गवार गम की भी अगर बात करें तो प्राइसेस में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइसेस 13,000 के करीब जाता जरूर है, बट इस बार लग रहा है कि प्राइसेस 13,500 से लेकर 14,500 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल पूरे एग्री पैक के अंदर सबसे अच्छा अट्रैक्टिव कमोडिटी मुझे गवार सीड और गवार गम दिखाई देता है। काफी अट्रैक्टिव इनको दिख रहा है। वंदना जी, एक और हॉट काउंटर है स्पाइसेस में जीरा। जीरे में क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर 2-3 महीने का किसी का नजरिया है तो? विश्वमोहन जी, स्पाइसेस इंडिया का स्ट्रॉन्ग एरिया रहा जहां हम प्राइस सेटर हैं यहाँ पे। और जीरा की बात की जाए तो प्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, स्टॉक्स इतने ज्यादा अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि टर्की और सीरिया से सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंडिया से अच्छा है और प्राइसेस भी हायर साइड है। लेकिन हायर साइड पे भी यहाँ पे इंडियन जो पैरिटी है थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अभी भी बनी हुई है काफी एग्री कमोडिटीज में, जीरा भी उनमें से एक है। मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। एक फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड था जीरा में, वो यहाँ पे आ चुका है। मेरे ख्याल से अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को अगर 20,500 के करीब खरीदे तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि 22,000 का जो लेवल है ये जल्दी आता हुआ हम देख सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 19,800 का लगाना होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए विश्वमोहन जी तो मुझे लगता है कि 25,000 तक प्राइस जा सकते हैं। ओके, यानी 22,000 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। केडिया जी, वक्त बहुत कम है, सिर्फ कॉटन केक आपकी फेवरेट कमोडिटी भी है, क्या टारगेट देख रहे हैं 2-3 महीने के हिसाब से? जैसा हमने उम्मीद किया था कि फरवरी में कंसोलिडेशन रहेगा, कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3100 पे लेके चलिए, 2900 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएटली 1 महीने का ही टारगेट लेके चलिए, उसके बियॉन्ड मत जाइए, वो है 3650। बट पॉसिबल है यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखेंगे और भी तेजी का, बट 3650 कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलिए। ओके, 3650 1 महीने का टारगेट कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया केडिया जी आपका, रेनिशा जी आपका, वंदना जी आपका, कोठारी साहब आपका और दोराब मिस्त्री साहब आपका। आप लोगों ने वक्त